Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Assalamu alaikum dear students. This is Kaisar Abbas again with commonly known mistakes. आज जिस टॉपिक पे हमें बात करनी है वो है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, योर फेवरेट टॉपिक. अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे सेकेंड ईयर में आने के बाद फॉर्मेटिंग में जो मिस्टेक्स हैं वो कम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि फर्स्ट ईयर में किस तरह से फॉर्मेटिंग करनी है. ठीक है, तो हम जरा सा अपने लेक्चर का फ्लेवर चेंज करेंगे और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में होने वाली, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन उसमें बच्चे कहाँ पर कंफ्यूज होते हैं और कहाँ पर मेजर मिस्टेक कर जाते हैं. ठीक है, आज हमें उस पर बात करनी है और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है इसीलिए मैं बहुत ब्रीफली आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे बताऊंगा कि जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं और कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होते हैं इस टॉपिक में. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में आपने क्या पढ़ा था? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जर्नल एंट्रीज, ठीक है, और बहुत सारी चीजें. लेकिन ज्यादातर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये बहुत कॉमन मिस्टेक है. ठीक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं. ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आज के लेक्चर में लिमिटेड टाइम पीरियड में आपको कम से कम ये बता सकूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और रेवेन्यू क्या होते हैं. स्टार्ट करने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि अक्सर बच्चे जो है वो रट्टा लगाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन, इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट. ठीक है, रट्टा नहीं लगाना. मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं. आपको कुछ चेक पॉइंट्स ऐसे हैं जो आइटम पे अप्लाई करने हैं और अगर उनमें से कोई भी चेक पॉइंट अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, अदरवाइज ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो मैं कोशिश ये करूंगा कि आज के लेक्चर में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फर्क आपके सामने वाजे कर सकूं. अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर समझा सका तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू आपको खुद समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से बहुत ब्रीफली और कैलकुलेटेड जुमले इस्तेमाल करूंगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं. ये आपने अच्छी तरह से पढ़ा है. ठीक है, अब कैसे पहचाने कि ये पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल की कैटेगरी में आता है या रेवेन्यू की कैटेगरी में आता है? कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं और साथ साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा. सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर की होती है दे आर नेसेसरी. ठीक है, ये एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो एसेट को एक्वायर करने के लिए या एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होते हैं. ठीक है, तो नेसेसरी की यहां पर पॉइंट किस तरह से हम लिख सकते हैं? नेसेसरी फॉर एक्विजिशन, ठीक है, और नेसेसरी टू ब्रिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन. ठीक है, तो पहला आपके पास पॉइंट ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं कि जो एसेट को एक्वायर करने के लिए या उनको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी होते हैं. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के दिए आप गुड्स को एक्वायर नहीं कर सकते. आप जितनी बार भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे आपको उतनी बार इंपोर्ट ड्यूटी और डिफरेंट दूसरे चार्जेस देने पड़ेंगे. तो ये इंपोर्ट ड्यूटी क्या हो गई? नेसेसरी कॉस्ट. बहुत ब्रीफ एग्जांपल देता हुआ मैं आगे बढ़ूंगा. ठीक है, और जब आपने एसेट एक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको इसको वर्किंग कंडीशन में लाना है. तो वर्किंग कंडीशन का मतलब ये होता है टू पुट एन एसेट इनटू वर्केबल कंडीशन, टू पुट एन एसेट इनटू यूज. लेट सपोज आप एक एसी लेकर आते हैं. ठीक है, एसी का इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट आप बॉक्स पैक घर में लाके रख देते हैं. क्या आप उसका फायदा उठा सकते हैं? नहीं. आपने उसको एक्वायर तो कर लिया लेकिन उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवानी पड़ेगी. ठीक है, आपको जो है वो इंस्टॉलेशन करवानी पड़ेगी. आउटडोर यूनिट बाहर लगेगा, इंडोर जो है वो अंदर लगेगा. ठीक है, उसके बगैर आप उस एसेट को हासिल ही नहीं कर सकते. मैं अगले पॉइंट की तरफ जाने के लिए इस पॉइंट पे आपकी थोड़ी सी बेस बना रहा हूं. इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऐसी कॉस्ट होती है जो कि नेसेसरी होती है फॉर एक्विजिशन या टू ब्रिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, उनके अंदर एक और खास बात होती है और वो खास बात ये होती है कि ऐसी तमाम कॉस्ट का एसेट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है. इसका मतलब ये हुआ कि आप उस कॉस्ट को और एसेट को अलग अलग नहीं कर सकते, जुदा नहीं कर सकते.
मैं दूसरे अल्फाज में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि इस कॉस्ट को इनकर किए बगैर एसेट किसी काम का ही नहीं है। ठीक है, ये जुमला मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो पॉइंट नंबर 2 जो इस पे अप्लाई होता है वो ये होता है कि दे आर नॉर्मल, नॉर्मल या अक्सर औकात इसको कहते हैं इंसिडेंटल, आसान अल्फाज में इसको कहते हैं रिलेटेड टू एसेट। ठीक है, ये सारे ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका एसेट के साथ गहरा ताल्लुक होता है, इसको किए बगैर आप एसेट का फ्यूचर बेनिफिट ले ही नहीं सकते। ठीक है, नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स। हर पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हुआ आगे आपकी बेस बनाता हुआ चलूंगा। ठीक है, और ये जितनी भी ऐसी कॉस्ट है जो कि नेसेसरी होती है, जो कि एसेट के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, इसकी अमाउंट इतनी मिनिमम नहीं होती कि आपको बार बार देनी पड़े। एसी आप लाए, क्या बार बार इंस्टॉल करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। आप फ्रिज लाए, क्या बार बार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देंगे? ऐसा नहीं है, नहीं देंगे। ठीक है, आपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाई, इतनी बड़ी वायर आपने खींची, ठीक है, 10 से 12 हजार की वायर आती है अगर आप टॉप फ्लोर पे ऊपर रहते हैं तो। ठीक है, तो क्या आप जो है वो बार बार वायरिंग के पैसे देंगे? नहीं, ठीक, क्योंकि उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है, इतनी मटेरियल अमाउंट है, ये टेक्निकल वर्ड मैंने यूज किया है, उसकी अमाउंट इतनी ज्यादा है, इतनी मटेरियल है कि एक बार आप खर्च करेंगे और साला साल इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। यानी कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनकी अमाउंट कैसी होती है बच्चों? मटेरियल होती है। ठीक है, और जब आप उसको इनकर करते हैं मटेरियल अमाउंट होने की वजह से, इट व्हाट बेनिफिट्स फॉर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नेसेसरी जितनी भी कॉस्ट होती है वो नॉर्मल होती है, और उनकी खास बात यह कि उनकी अमाउंट मटेरियल होती है, और मटेरियल अमाउंट होने की वजह से उसका बेनिफिट एक साल में नहीं लिया जा सकता, बल्कि उसका बेनिफिट पोस्टपोन कर दिया जाता है, या उसका बेनिफिट जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स। ठीक है, और इसी के साथ खास बात क्या है इसकी कि दे आर व्हाट रेयरली इनकर्ड और वन टाइम इनकर्ड। ठीक है, रेयरली या वन टाइम, ठीक है, इनकर्ड, बार बार आप ये खर्चा नहीं करेंगे। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको। ठीक है, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट आप बार बार नहीं देंगे, वायरिंग आप बार बार नहीं लेंगे, इंपोर्ट ड्यूटी आप बार बार नहीं देंगे, बल्कि सिर्फ उस वक्त करेंगे जब आप गुड्स को हासिल करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम वो आपके पास निशानियां हैं कि जिसकी मदद से आप पहचान सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। ठीक है, जाहिर है जो इस पॉइंट पे आ रहे हैं वो कैपिटल है, जो इस पे नहीं आ रहे वो कैपिटल नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये तो तमाम के तमाम आपके वो एक्सपेंडिचर्स थे जो कि स्टार्ट में होते हैं कि जब आप एसेट को एक्वायर कर रहे होते हैं या आप उसको वर्किंग कंडीशन में ला रहे होते हैं। ठीक है, एसेट को एक्वायर करने के बाद या उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के बाद जब आप एसेट को इस्तेमाल करते हैं ओवर द पीरियड, तो बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो आप एसेट पे करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन उसकी अमाउंट क्या होती है? मटेरियल नहीं होती है, उसकी अमाउंट इतनी मटेरियल होती है कि वो आपको बार बार इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, यहां पर मैंने क्या लिखा है? मटेरियल। हम यहां पर लिख सकते हैं उसकी अमाउंट कैसी होती है? इममटेरियल होती है। ठीक है, ये क्या है? रेयरली इनकर्ड, सॉरी रेयरली इनकर्ड। यहां पर हम लिख सकते हैं कि रिकरिंग नेचर। ठीक है, रिकरिंग नेचर का मतलब ये है कि आपको वो अमाउंट बार बार खर्च करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट आपको बार बार बेयर करनी पड़ेगी ताकि वो एसेट मेंटेन रह सके। तो एक तो होती है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं कि जो बेसिकली उनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर्स या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसके अंदर खास बात ये होती है कि ऐसे एक्सपेंडिचर इनकर करने से इंक्रीज इन, या तो एसेट की क्या बढ़ जाती है? लाइफ बढ़ जाती है, या उसकी क्या बढ़ जाती है? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, या बाज़ औक़ात उसकी कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ जाती है। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब क्या है? एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग में हम मौजूद है और उसके एक रूम में हम मौजूद हैं। ठीक है, उसका एक रूम है, बिल्डिंग हमने जो है वो आज से 10 साल पहले ली थी। अब वो रूम हमें छोटा पड़ रहा है, तो हमने ये सोचा कि हम बराबर वाला जो रूम है उसको और इसको मर्ज कर लेते हैं, तो जाहिर है कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आएगी। अब बार बार तो आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कराएंगे, अब गौर से देखिएगा, बार बार तो आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं करवाएंगे, रेयरली इनकर्ड। ठीक है, एक बार कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, उसका बेनिफिट साला साल उठाते रहेंगे और उसकी अमाउंट इतनी मटेरियल होगी कि उसका बेनिफिट आप विद इन 1 ईयर या विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड नहीं ले सकते। अब अगर आप नोट करें तो वो एसेट को एक्वायर करने के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्विजिशन की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, यहां पर ये पॉइंट भी अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन वो एक्सपेंडिचर कैसा है कि जो एसेट के यूज होने के बाद हुआ है
जब जो भी एक्सपेंस आप करें एसिड के यूज होने के बाद, यानी कि यूज होने के बाद का मतलब मेरा ये है कि उसकी लाइफ के दौरान, ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है कि उस एक्सपेंडिचर की नेचर क्या है। अगर वो एक्सपेंडिचर रियली इनकर्ड है, उसका बेनिफिट सेवरल अकाउंटिंग पीरियड पे जा रहा है, उससे एसिड की लाइफ बढ़ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक कार खरीदी थी 10 ईयर्स बिफोर, ठीक है, अब क्या हुआ 10 साल बाद आपको लग रहा है कि इसका जो इंजन है, पहले वो सेकंड हैंड कार थी, इसका इंजन मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब आप उसका इंजन बदलेंगे तो अगेन वही बात है, क्या रोज रोज बदलेंगे? नहीं। कौन सा पॉइंट आ गया? रियली इनकर्ड। उसका बेनिफिट क्या होगा? एक बार बदलेंगे साला साल मिलता रहेगा। उसकी अमाउंट कैसी होगी? मटीरियल होगी, ठीक है। तो एसिड वर्किंग कंडीशन में आने के बाद कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, ठीक है, जिससे एसिड की लाइफ में, एफिशिएंसी में या उसकी कैपेसिटी में इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो उन एक्सपेंडिचर्स को भी हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। अब आपको रट्टा नहीं लगाना, एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी आपके सामने कोई आइटम आता है, कौन सा आइटम आता है, कुछ आइटम्स तो ऐसे जिनका आपने रट्टा लगाया हुआ है, अगर वो आते हैं तब तो ठीक है, आप कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा एबनॉर्मल आइटम आता है कि जो आपने पहले याद नहीं किया हुआ, जो पहले कभी पास पेपर में नहीं आया हुआ, तो आप उसको किस तरह जज करेंगे? ठीक है, तो उसको जज करने का आसान तरीका ये कि आप उस पर ये चेक पॉइंट्स अप्लाई करेंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि हर आइटम पे सारे चेक पॉइंट्स अप्लाई एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। कुछ एक्सपेंडिचर्स की नेचर ऐसी होती है कि तकरीबन पॉइंट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, कुछ की नेचर ऐसी होती है कि कुछ हो रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहे होते। तो इनमें से अगर कोई भी पॉइंट अप्लाई हो रहा होगा तो जाहिर है एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ लिंक भी होता है, तो एक से ज्यादा पॉइंट इसके ऊपर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जब भी एक या एक से ज्यादा पॉइंट किसी भी आइटम के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो उसको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे बच्चों? एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मिसाल के तौर पर पेमेंट मेड टू आर्किटेक्चर फॉर मैपिंग ऑफ फैक्ट्री। अब ये क्या है? आपने या मैपिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दी या फिर मैपिंग आपने कॉस्ट दी, तो फिर आप क्या करेंगे? आर्किटेक्चर को आपने पेमेंट की, नेसेसरी है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। नक्शा बनाएगा, पूरी कंस्ट्रक्शन का एक बुनियाद डालेगा, पूरा आपने उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, ठीक है, उसके आपने पैसे दिए, उसके बगैर तो फर्दर प्रोसीड ही नहीं कर सकते ना। अब ये ऐसा आइटम है जो पास पेपर में नहीं आया, ठीक है, तो आप इस पे चेक पॉइंट्स अप्लाई करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं 2 पॉइंट्स लिख चुका हूं, मुझे जंप करना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पर, ठीक है। ऐसे एक्सपेंडिचर्स, 2 पॉइंट्स आपको बता चुका हूं मैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि इमटेरियल होते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म बेसिस पर नहीं मिलता, ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा? यहां पर हमने लिखा है नेसेसरी, यहां पर हम लिखेंगे नॉट नेसेसरी। अक्सर औकात एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है। देखिए याद रखिए, मैं अक्सर औकात स्टूडेंट से ये कहता हूं कि आप डिफरेंसेस का रट्टा नहीं लगाया करें, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंसेस को बनाया करें, ठीक है। तो दे आर नॉट नेसेसरी, अगेन वही पॉइंट, फॉर एक्विजिशन, फॉर ब्रिंगिंग एन एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे? दे आर नॉट नॉर्मल, जिसको हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल। मिसाल के तौर पर आप मशीनरी लेकर आ रहे थे फैक्ट्री, रास्ते में जो है वो जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आपने हायर कर रखी थी, उसने ड्राइविंग गलत कर दी या कोई लापरवाही से वो रेकलेस उससे ड्राइविंग की, ठीक है, जिसकी वजह से उसका चालान हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे? 500 का चालान दिया। अब क्या करेंगे? पॉइंट्स अप्लाई करें। क्या वो एक्वायर करने के लिए जरूरी है? एक्वायर करने के लिए जरूरी नहीं है, एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जरूरी नहीं है। वो क्या है? एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल का मतलब क्या हुआ? वो एसेट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जब भी आप मशीन परचेज करेंगे और ट्रांसपोर्टेशन हायर करेंगे तो हर बार आपका चालान होगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो क्या है? एबनॉर्मल है, नॉट नेसेसरी, एबनॉर्मल, इमटेरियल। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेनिफिट्स फॉर करंट पीरियड, फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड, बेनिफिट्स फॉर करंट अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो आपके पास क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और ऐसे एक्सपेंडिचर है वो होते हैं कि जिसकी वजह से डज नॉट अफेक्ट लाइफ और एफिशिएंसी, ठीक है। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अब एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और एग्जैक्टली ये पॉइंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर एग्जाम में आपके पास कोई एबनॉर्मल आइटम ऐसा आ जाता है, एबनॉर्मल आइटम से मेरी मुराद ये कि जिसका आपने रट्टा नहीं लगाया हुआ, ठीक है, तो ऐसा आइटम आता है तो आपको ये चेक पॉइंट्स इस पे अप्लाई करने। अगर एक या एक से ज्यादा पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, एक भी हो रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदरवाइज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो मेरा टारगेट यही था कि आपको इस क्रिटिकल सिचुएशन से मैं बाहर निकालूं। तो उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर में आपने कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के डिफरेंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, ठीक है। फिर भी कोई ऐसा पॉइंट है
जो आपको इस लेक्चर से क्लियर नहीं हुआ तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है, ताकि फिर मैं अपने अगले लेक्चर में उसको कंसिडर कर सकूं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले आपके पास सेक्शन सी में आता था, लेकिन अब जरूरी नहीं है, सेक्शन बी में भी आपके पास आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हर टॉपिक के लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ईयर अकाउंटिंग में 10 चैप्टर्स आपके पास है और 10 के 10 आपको पेपर में नजर आते हैं, ठीक है। तो अपने अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन पर और कंपनी अकाउंट्स पर, ठीक है, कि उसमें कौन कौन सी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक्स तो है लेकिन कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां पर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।